हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसी का वीडियो है। और उसमें मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था उग्र राष्ट्रवाद का जो चरण था 1905 से लेके 1909 के बीच में, उसी वीडियो को मैंने कंटिन्यू किया है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इतना ज़रूर करेंगे कि आप इसका जो पार्ट 1 है उसके बाद इसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। और यह वीडियो जो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है वो हमारे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं उग्र राष्ट्रवाद चरण का जो समय था तो कैसे था कि जब कांग्रेस जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे उनके प्रति जो कुछ कांग्रेस के लोग थे उनका लग रहा था कि इनका जो आवाज़ उठाने का तरीका सही नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस में आपसी मतभेद होते चले जा रहे थे। अब देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसकी तीव्र आलोचना की गई थी। और इस जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन में दो प्रस्ताव की प्रमुखता दी गई थी, जिसमें जो पहला प्रस्ताव कौन था तो कर्जन की नीति, यानी जो कर्जन की जो नीति थी, कर्जन का रवैया था भारतीयों के प्रति, भारत के प्रति जो रवैया था वो रवैया सही नहीं था उसके प्रति, और उसी में बंगाल का जो विभाजन किया गया था इसकी कटु आलोचना की गई थी। साथ साथ इस अधिवेशन में बंगाल में जो बंग भंग आंदोलन या जो स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने वाले थे, इन आंदोलन का समर्थन भी बंगाल के क्षेत्र में किए जाने के लिए इस जो बनारस अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी। अब यहाँ पे क्या था कि जो उग्रवादी दल के नेता थे और उदारवादी दल के नेता थे उसमें भी यहाँ मतभेद शुरू हो जाता है। और क्यों होता है तो उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन सिर्फ बंगाल प्रांत में हो, जबकि जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो चाहते थे कि यह स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैले, जिसमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ये चाहते थे कि इस जो आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन का एक ऐसा स्वरूप दिया जाए जो पूरे देश में फैल जाए। तो क्या था कि उग्रवादी नेता जो स्वदेशी आंदोलन का क्या चाह रहे थे कि पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैल जाए। साथ साथ इन्होंने क्या कहा था कि स्वराज, यानी हमें स्वराज मिलनी चाहिए। तो स्वराज की भी इन्होंने ही बात उठाई थी 1905 के अधिवेशन के बाद। तो क्या होता है कि जब 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता में 1906 में अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में स्वराज की मांग की जाती है। अब मैंने बताया था कि दादा भाई नौरोजी जो ऐसे व्यक्ति थे, ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस अधिवेशन के 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। तो इसी अधिवेशन में स्वराज की मांग उठाई गई थी। अब देखिए यहां से क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है वो मैं बताता हूं। तो पहला, ये जो 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में उठी थी? तो यही अधिवेशन था, 1906 का अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में स्वराज की मांग उठी थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अब देखिए क्या था कि जो
उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे वह स्वदेशी आंदोलन को धीरे धीरे पूरे भारत के विभिन्न वर्गों में ये आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे और आंदोलन सक्रिय हो भी रहा था, चल भी रहा था। तो इस आंदोलन का जो स्वरूप था वो क्या था? सबसे पहले इस आंदोलन में जो लोग थे, जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, वो क्या करते थे कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करते थे, जैसे विदेशी कपड़ा हो, विदेशी नमक जो आता था उसका। यहाँ तक इन्होंने, ये लोग पूरे देश में ऐसी यूनिटी बना लिए थे कि जो धोबी होते हैं, जो कपड़ा को वॉश करते हैं, उन्हें भी कहा गया था कि अगर कोई विदेशी कपड़ा हो तो आप उसे नहीं धोए। तो स्वदेशी आंदोलन भारत में सक्रिय तौर पे और सुचारू रूप से चल भी रहा था। उसके बाद क्या होता है कि इस आंदोलन में एक जो बहुत बड़े लेखक जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर भारत में कलकत्ता नेशनल लॉ कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि कलकत्ता नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और यह शांति निकेतन से प्रेरित थे और इसके जो प्रधानाचार्य जो थे वो अरविंद घोष बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है। साथ साथ क्या था कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, जो भारत में जो कलाकृति थी उसका भी बढ़ावा दिया था। जैसे जो राजपूत काल के जो बहुत सारे ऐसे भवन थे उनकी चित्रकला या तरह तरह की उन चित्रकलाओं पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया था। और इस क्षेत्र में भी यह क्या कर रहे थे कि भारतीयों को अपनी ओर आकृष्ट करते करते ये स्वदेशी आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका निभा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 अगस्त 1906 को नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का जो स्थापना किया गया था, यानी यहाँ पे तो नेशनल कॉलेज की स्थापना किया ही गया था, लेकिन 15 अगस्त 1906 को नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के लिए स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने एक गीत को भी लिखा था और वह गीत था क्या, अमार सोनार बांग्ला। यह अमार सोनार बांग्ला को किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और आगे चल के यही जो गीत है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। और बांग्लादेश जब भारत जब बटा था दो भागों में, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो यह बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम राष्ट्रगान है वो अमार सोनार बांग्ला। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके लिखित जो गीत था वो दो देशों का राष्ट्रगान है, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, जो भारत के भी और बांग्लादेश दोनों का जो राष्ट्रगान है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी कालक्रम में मैंने बताया था कि पूरे भारत में धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार हो रहा था। लोग विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे थे। तो उसमें तमिलनाडु के एक जो लेखक थे सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था सुदेश गीतम। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुदेश गीतम की रचना किसने की थी? तो सुदेश गीतम की रचना सुब्रमण्यम भारती जो तमिलनाडु के हैं, इन्होंने इसकी रचना की थी। उसके बाद क्या होता है, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी
ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है। मैंने बताया कि 1906 के बाद रविंद्रनाथ टैगोर कला के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य कर रहे थे। जो राजपूतों का काल था, मुगलों का काल था, वो भारत के जो बहुत ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे उनकी चित्रकारी की जाती थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो 1907 में क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में की जाती है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो मतलब कब हुई थी, तो 1907 में हुई थी और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद क्या होता है, भारत में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि एक वर्ग ऐसा भारत में होता है जो भारत में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके पीछे क्या है कि जो मतलब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जब होती है तो ये जो वर्ग होता है यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं यह स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड मिंटो होते हैं, लॉर्ड मिंटो इस तरह से मुस्लिमों के कान फूंक डालते हैं कि आपके लिए मैं अलग से यानी पृथक निर्वाचन मंडल बनाऊंगा, इसलिए आप इसमें सहयोग न दें। तो ये ऐसा मुसलमान और भारत के जो किसान होते हैं वो स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था तो जो ढाका का क्षेत्र था उस क्षेत्र के जो नवाब थे वो सलीमुल्लाह खान थे और इन्होंने क्या किया था, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह जो किया गया था उसमें लॉर्ड कर्जन ने ऐसा दिमाग लगाया था कि जो पूर्वी क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जाएगा और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हिंदुओं का क्षेत्र हो जाएगा, जिसके कारण सलीमुल्लाह खान चाहते थे कि जो बंगाल का बंटवारा हुआ है वो सही है और उसका समर्थन भी कर रहे थे। उसके बाद क्या है, 1906 में इन्हीं के द्वारा सलीमुल्लाह खान के द्वारा ही मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और 1907 में क्या होता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। और ये देखिए मैंने बताया था कि उग्रवादी विचारधारा के लोग जो और उदारवादी विचारधारा के लोग हैं ये इनके बीचों का जो मतभेद है वो 1905 से ही चला आ रहा था और 1907 में जाके कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाते हैं, दोनों अपना अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। और ये जो कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसके जो अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, रासबिहारी घोष थे। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। तो कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। इसके जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो रासबिहारी घोष थे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन के असफल होने के क्या कारण थे। तो स्वदेशी आंदोलन के असफल होने के मुख्य कारण तो ये थे कि यहां पे क्या था, मुसलमान, किसान वर्ग, इस आंदोलन में मुसलमान और किसान वर्ग सही से भाग ही नहीं लिए थे। और इस आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे जो उच्च वर्ग के लोग थे, साथ साथ जो मध्य वर्ग के लोग थे और कुछ जमींदार, यानी कह सकते हैं कि पूरे जमींदार भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, जिसके कारण यह आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन था ये असफल की कगार पे जा रहा था। अब देखिए यहां पे क्या था कि 1908 आते आते अधिकांश जो नेता थे वो जेल चले गए थे। अब देखिए जेल जाने का कुछ कारण क्या था कि 1907 में जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा 5 ऐसे नियम कानून निकाला गया था जिसके कारण किसी न किसी चीज़ों को मतलब किसी न किसी
रूप से जो कांग्रेस के नेता होते थे उन पर आरोप लगा के उन्हें जेल भेज दिया जाता था या देश से बाहर निकाल दिया जाता था। उसके बारे में मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। अब देखिए 1908 आते आते क्या होता है कि अधिकांश नेता कांग्रेस के जो उग्रवादी जो नेता होते हैं वो या तो जेल चले जाते हैं या देश से निर्वासित कर दिए जाते हैं। अब धीरे धीरे जो कांग्रेस के जो उग्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं उनकी संख्या घटने लगती है और यह आंदोलन शिथिल पड़ने लगता है। साथ साथ जो उग्र विचारधारा कहे जाने वाले जो बहुत अहम नेता थे उन्होंने क्या किया था, संन्यास ले लिया थे। ये अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल जो उग्रवादी विचारधारा के एक सक्रिय नेता थे, इन्होंने क्या किया था कि राजनीति से संन्यास ले लिया था। यानी यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो कौन ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिसने राजनीति से संन्यास ले लिया था, तो ये थे अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट के तौर पे रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो भारत में जो उग्रवादी विचारधारा के जो सबसे अहम नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कुछ ऐसे कार्य किया था कि क्या था, जैसे 12 वर्ष से कम आयु की कन्या जो थी उनका विवाह पे रोक लगाया था। साथ साथ गणपति व शिवाजी उत्सव को क्या किया था, इन्होंने राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में घोषित किया था। और इन्होंने गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी भारत में जो गाय का वध होता है उस पर इन्होंने क्या किया था कि प्रतिबंध लगाया था। और इसी कारण बाल गंगाधर तिलक को एक कट्टर हिंदू समर्थक के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या था कि ये गोवध के कारण मुसलमान जो थे वो ऐसे भी पहले से भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और बाद में भी इससे दूर हो गए थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना क्या है कि 1906 में आगा खां जो थे वो आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो भारत के उस समय के जो गवर्नर जनरल थे यानी वायसराय थे, जो लॉर्ड मिंटो थे, उन लॉर्ड मिंटो से जाके इन्होंने मिला था और इन्होंने एक पृथक प्रतिनिधित्व मंडल की मांग की थी, जिसके कारण इसे शिमला प्रतिनिधि मंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी मुस्लिम लीग के आगा खां के नेतृत्व में जो बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या है कि ऐसे ही यह जो था स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, लेकिन सरकार ने कुछ अपनी तरफ से दमनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। तो सरकार ने क्या किया था कि दमनात्मक कानून जो उन्होंने लेके आया था, तो ये कानून 5 कानून बनाए गए थे, लेकिन जो प्रमुख है उन 4 को मैंने शामिल किया है। देखिए पहला था क्या, राजद्रोही सभा अधिनियम। 1907 में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था राजद्रोही सभा अधिनियम। यानी बहुत सारे जो लोग हैं जो कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको एक सभा करने के लिए उन पर बैन लगाने के लिए इन्होंने इस कानून को ला दिया था, यानी राजद्रोही सभा अधिनियम। अब इसके कारण वो चाहते थे कि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो। उसके बाद दूसरा जो था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। अब देखिए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम के अंतर्गत क्या इन्होंने किया था, जैसे जो बाल गंगाधर तिलक की जो कुछ पत्रिका आती थी जो मराठा और केसरी थी, उसके माध्यम से ये उग्रवादी विचारधारा को ये जनता के समक्ष रखते थे, उन पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम को इन्होंने जारी कर दिया था। उसके बाद फौजदारी कानून में भी इन्होंने संशोधन किया था। उसके बाद भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को इन्होंने लाया था और इस अधिनियम के द्वारा भी इन्होंने क्या किया था कि जो स्वदेशी आंदोलन का दमन कर दिया था।
उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना 1909 में होती है जिसे आप याद रखेंगे। 1909 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और इस देशद्रोह के आरोप में इन पर 1000 रुपया का जुर्माना के साथ साथ 6 साल का 6 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है और वो भी देश से बाहर। तो इन्हें क्या किया जाता है, 1909 में बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्षों के लिए भेज दिया जाता है। यानी बाल गंगाधर तिलक की कहानी खत्म करने के लिए क्या करते हैं अंग्रेज सरकार कि उन्हें बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया जाता है 6 वर्षों के लिए। और जब बाल गंगाधर तिलक जब जेल चले जाते हैं तो जो उग्रवादी विचारधारा के लोग यानी उग्रवादी नेता जो थे उसमें लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और लाला लाजपत राय भी विदेश चले जाते हैं। तो यहाँ तक पूरी गतिविधि थी जो मैंने बताया। उसके बाद क्या है, 1909 में क्या होता है, एक सुधार, भारत अधिनियम सुधार के नाम पे अंग्रेजों ने क्या किया कि देश को बांटने का नींव जो है यहीं से इन्होंने रख दिया था। तो 1909 में इन्होंने भारत अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी और यहीं से मुस्लिम और हिंदुओं में मतभेद शुरू हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1909 का भारत अधिनियम को कोई और नाम से हम जानते हैं तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहीं से आप ये भी क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम के लिए अलग से यानी पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना किस अधिनियम में किया गया था, तो 1909 का भारत अधिनियम में किया गया था। उसके बाद क्या है कि एक कथन है, यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताता हूं कि बीपीएससी के एग्जाम में इस टाइप का एक स्टेटमेंट जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि 1909 के सुधारों द्वारा क्या किया गया था कि 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित कर हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम भीषण होंगे। अब देखिए क्या है कि जो ब्रिटेन से जो लॉर्ड मार्ले होते हैं वो ब्रिटेन से भारत के वायसराय को एक लेटर लिखते हैं और ये लेटर लॉर्ड मिंटो को लिखा जाता है। लॉर्ड मार्ले के द्वारा लॉर्ड मिंटो को लेटर लिखा जाता है और इस लेटर में क्या बताया गया था कि मतलब 1909 का जो सुधार है, इस सुधार द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम भीषण होंगे। यह लॉर्ड मार्ले द्वारा लॉर्ड मिंटो को लेटर में लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि इस स्टेटमेंट को किसने कहा था। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अब इनका तात्पर्य यह था कि मार्ले मिंटो सुधार में अगर मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाता तो आज हमारा देश 2 भागों में विभक्त नहीं होता। ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब देखिए ये जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में लेके आया हूं, उग्र राष्ट्रवाद चरण। अब देखिए ये वीडियो तो यही समाप्त होता है, लेकिन 1905 के बाद 1905 से 17 के बीच में इन क्रांतिकारियों द्वारा जो गतिविधियां की गई उसको इस सीरीज में मैंने शामिल नहीं किया। अब 1905 से लेके 1917 के बीच जो भारत के जो उग्र राष्ट्रवाद के क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की गतिविधि का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, मैं जल्द उसको लेके आऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।